Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। A lot of good words, good idioms, good MCQs। Let's just begin। देखिए पहला शब्द है recalcitrance। recalcitrance यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यूज़ किया था। हिंदू में काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश यूज़ की जाती है। दैट्स वाई हमारा हिंदू में काफ़ी फोकस रहता है इस पूरी सीरीज़ में। देखिए, इंडिया मस्ट रीअफर्म इट्स पेरिस प्लेज। प्लेज मतलब जो आपने एक वादा किया है, एक तरीके से प्लेज है। अच्छा, तो यहाँ पे पेरिस प्लेज की बात करी है, जो पेरिस क्लाइमेट जो डील थी उसकी बात की जा रही है। तो नीचे अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे, लिखा हुआ है दिस विल मेक अ डिफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट आउटकम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस रिकैल्सिट्रेंस अंडर ट्रंप। देखिए, रिकैल्सिट्रेंस का अर्थ होता है डिफाइंट। डिफाइंट एक ऐसा शब्द है, आई थिंक उन 50 शब्दों में से एक है जो अगर आप मेरी सीरीज़ प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, इवन आप अगर मार्च से फॉलो कर रहे हैं तब भी, तो आपको ये वर्ड तो रट गया होगा अब तक। डिफाइंट, देखिए डिफाइंट होता है जो ओबे ना करे, ठीक है, जो रिबेल हो, जो अथॉरिटी, जो आज्ञा ना माने, ठीक है, जो हम आप और तरीके से भी कह सकते हैं इसको, जो काफ़ी हद तक एक रिबेलियस नेचर का हो, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, अगर आप नज़र डालेंगे, रिकैल्सिट्रेंस, यूएस ने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट थी उसको साइन किया, उसको रेटिफाई किया, मगर अब ट्रम्प कह रहे हैं कि हम उस डील को नहीं मानेंगे और हम शायद उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये यूएस की रिकैल्सिट्रेंस है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड किए हैं, ये देखिए रिकैल्सिट्रेंट के हैं, क्योंकि रिकैल्सिट्रेंस क्या है? ये एक नाउन है। मैंने आपको एक एडजेक्टिव के आपको दिखाया है यहाँ पे सिनोनिम्स। रिकैल्सिट्रेंस हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यूएस रिकैल्सिट्रेंट अंडर ट्रम्प, ठीक है। हम एक बार को यहाँ पर रिकैल्सिट्रेंस की जगह ना आप डिफाइंस भी डालेंगे तो भी फिट बैठता है। अगर आप नोटिस करें, यूएस डिफाइंस अंडर ट्रम्प, तो रिकैल्सिट्रेंस का सबसे बढ़िया जो सिनोनिम हो सकता है वो है डिफाइंस या डिफाइंट, अगर हम रिकैल्सिट्रेंट की बात करें एज एन एडजेक्टिव। तो इसके दो सेंटेंसेस बनाए यहाँ पर। रेयरली डू रिकैल्सिट्रेंट कंपनीज गेट पनिश्ड इन इंडिया। लॉस को ना मानने वाली, आज्ञा ना मानने वाली, अपने वादे पे ना खड़ी होने वाली कंपनी जो होती है उनको पनिशमेंट मिलती नहीं है इंडिया में। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो वो रिकैल्सिट्रेंट जो बच्चा है उसको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अच्छा, रिकैल्सिट्रेंट का जो एंटोनिम होगा, उल्टा होगा, वो क्या होगा? पहली बात तो सबसे बढ़िया है इसका ओबीडियंट, ठीक है। उसके अलावा सबमिसिव। सबमिसिव होता है जो सामने वाले की बात मान ले। उसके अलावा रूली भी हो सकता है, कंप्लायंट भी हो सकता है, कन्फॉर्मेबल भी हो सकता है, ठीक है। ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ रिकैल्सिट्रेंस। देखिए अगला शब्द है निगेट। निगेट, यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड प्रिंसिपल्स डू नॉट निगेट द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सेकेंड प्रिंसिपल क्या नहीं करते? जो पहला प्रिंसिपल है उसको बिल्कुल ही मतलब नलिफाई नहीं कर देते, मतलब उसको इनवैलिड नहीं करार दे देते। मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे एक रूल बनाया हो, तो सेकंड रूल बनाया हो उसका, तो ये ऐसा नहीं है कि जो सेकंड रूल है वो फर्स्ट रूल को नेगेट कर देता है, रेंडर इनवैलिड कर देता है, ठीक है, उसको इनफेक्टिव बना देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको नलिफाई कर देता है, ठीक है। ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ निगेट। कुछ सेंटेंसेस भी हैं जिससे आप इसको यूज़ करने का तरीका समझ पाएंगे और उसके अलावा इसका मीनिंग भी अच्छे से समझ पाएंगे। आई टेक सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स होती हैं विटामिन या कोई भी वे प्रोटीन वगैरह की। आई टेक सप्लीमेंट्स टू नेगेट द इफेक्ट्स ऑफ माई पुअर डाइट। तो पुअर डाइट की आप पे जो उस पर असर होंगे उसको नेगेट करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए लोग सप्लीमेंट लेते हैं। आप ये भी कह सकते हो कोहली वॉज एबल टू नेगेट द ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक बाय प्लेइंग अ डिफेंसिव गेम या ऑफेंसिव गेम, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफेंसिव लिखा है, आप ये भी कह सकते हैं समटाइम्स गेटिंग अ गार्ड डॉग कैन निगेट द नीड फॉर अ सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत होती नहीं है, वो काफ़ी हद तक इनफेक्टिव हो जाता है जब आपके पास एक अच्छा गार्ड डॉग हो, पहरेदारी करने वाला कुत्ता हो। अच्छा, तो निगेट के जो एंटोनिम होंगे वो क्या हो सकते हैं? इट कैन बी कन्फर्म, इट कैन बी सपोर्ट, इट कैन बी वैलिडेट, ठीक है। आगे देखिए, ये फ्रेजल वर्ब है। कम से कम मुझे 10 से 12 लोगों ने रिपीटेडली मुझे मैसेज किया कि इसको डिस्कस करिए। इतना मुश्किल नहीं है, बट स्टिल ड्यू टू हाई डिमांड इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑल राइट, वाउच फॉर। देखिए, वाउच फॉर का अर्थ होता है समर्थन करना या प्रमाण देना। आप अपने दोस्त के लिए वाउच फॉर कर सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, आप किसी और चीज़ के लिए कर सकते हैं।
तो इसका देखिए जो मीनिंग होगा वो होगा अटेस्ट करना, कंफर्म करना, टू टेस्टिफाई करना, ठीक है, समर्थन करना, प्रमाण देना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। आई कैन नॉट वाउच फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रोलेक्स वॉच। रोलेक्स आपको पता है एक बहुत बढ़िया घड़ी का ब्रांड है। तो अगर आपको श्योर नहीं है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट वाउच फॉर इट। मैं अपनी तरफ से समर्थन नहीं कर सकता इस रोलेक्स वॉच की ऑथेंटिसिटी का। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो आई विल वाउच फॉर द फैक्ट दैट माई फ्रेंड इज़ अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आपको काफ़ी हद तक आपको पता है आपका दोस्त एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो आप कह सकते हो आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ इस चीज़ को, मैं टेस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ इस चीज़ का कि मेरा दोस्त एक अच्छा इंसान है। देखिए अगला शब्द है ट्रूबेडोर। ट्रूबेडोर, अभी आपको प्रॉपरली इसका मीनिंग दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा तो नहीं, खैर 1/3 जो आर्टिकल है वो आपके लिए मैंने कट आउट करके पेस्ट किया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ट्रूबेडोर जो शब्द है वो यूज़ किया है बॉब डिलन के लिए। पहली बात तो इनका नाम जो है ये है बॉब डिलन, बॉब डायलन या कुछ और नहीं है, बॉब डिलन है। बहुत ही फेमस अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोज़र, बहुत ही एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। जीके के पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए कि इनको 2016 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है फॉर लिटरेचर। जी हाँ, बड़े सिंगर हैं मगर इनके लिरिक्स बहुत ही सुंदर माने जाते हैं और कहा जाता है कि फोक म्यूज़िक को काफ़ी इन्होंने प्रमोट किया है, काफ़ी उसको लाइफ दी है, और तो इसलिए उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें इनके लिए ट्रूबेडोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। द एकेडमी विच अवार्ड्स दी कवेटेड, कवेटेड मतलब काफ़ी एक जो लोग चाहते हैं कोई चीज़, काफ़ी एक एलीट सा प्राइज़ है। द कवेटेड प्राइज एंडेड प्रोलॉन्ग्ड स्पेकुलेशन एज वेदर टू द 75-year-old ट्रूबेडोर। अच्छा, तो बॉब डिलन को यहाँ पे ट्रूबेडोर कह रहे हैं। देखिए ट्रूबेडोर एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो खासकर जो फोक सॉन्ग गाता है, और बॉब डिलन यही करते थे। जो अमेरिकन कल्चर के जो फोक सॉन्ग होते हैं उन पे इनका बहुत फोकस होता है, और सिर्फ फोक सॉन्ग नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप के फोक सॉन्ग जहाँ पर प्यार, ये रोमांस वगैरह इसको ज़रा हाईलाइट किया जाता है। तो आई अश्योर यू ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बॉब डिलन नोबेल प्राइज़ विनर है। ये जो पूरी इन्होंने स्टोरी ली है, आई थिंक याद नहीं आ रहा कहाँ से लिया है, बट ये सेम जो आर्टिकल है डिट्टो ये इन्होंने वहाँ पे यूज़ किया है, इंडियन एक्सप्रेस में और दी इकोनॉमिक टाइम्स में, ठीक है। तो हर जगह ये वर्ड वहाँ पे होगा, और बॉब डिलन एक नोबेल प्राइज़ विनर है, तो दैट्स वाई आई थिंक ये वर्ड की इंपॉर्टेंस और ज़रा बढ़ जाती है, ठीक है। और काफ़ी हटके वर्ड भी है, यूजुअली लोगों को इसका मतलब पता नहीं है। थोड़ा अलग से इसका जो कुछ सेंटेंसेस इसके और जो हम बना सकते हैं वो भी देखते हैं। ट्रूबेडोर देखिए एक नाउन है, बेसिकली इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। जो फोक सॉन्ग गाता है सिंगर, खासकर जो स्पेशली जो रोमांस और प्यार वगैरह से रिलेटेड हो, तो इसलिए बॉब डिलन को उन्होंने कहा एक ट्रूबेडोर है। उसके अलावा हम कुछ सेंटेंसेस क्या बना सकते हैं इसके, आप कह सकते हो ही नहीं, यहाँ पे द आएगा, द प्रिंस सॉ हिमसेल्फ एज ए ट्रूबेडोर, अ पोएट सिंगिंग फ्रॉम द हार्ट। सिंपल सेंटेंस है। आप ये भी कह सकते हो आई वुडंट कॉल हिमेश रेशमिया। रेशमिया की अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर देना, जल्दी में लिखा था मैंने। आई वुडंट कॉल हिमेश रेशमिया अ ट्रूबेडोर। तो ट्रूबेडोर ऑफ कोर्स आप हिमेश रेशमिया को नहीं कहेंगे, बहुत ही अलग प्रकार के सिंगर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। देखिए अगला शब्द है शेडी। शेडी एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर इसको न्यूज़पेपर में यूज़ किया है। आई थिंक ये इकोनॉमिक टाइम्स से है। नॉट ऑल शेल कंपनीज हैव शेडी बिजनेस। ऑलराइट, देखिए शेडी का अर्थ होता है कोई आपको लगे कि थोड़ा डिसऑनेस्ट है, मतलब कि वो लीगली जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो जब आपको एक वो सेंस मिलती है उसे, तो यू कैन से दैट थिंग और दैट पर्सन और दैट कंपनी इज़ शेडी। तो शेडी के जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? सस्पिशियस, क्वेश्चनेबल, डूबियस। डूबियस अगेन एक वर्ड है जो हम इस सीरीज़ में काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट डूबियस एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिनोनिम है शेडी का, ठीक है। डाउटफुल, डूबियस कैरेक्टर, डिसरेप्यूटेबल जिसकी रेपुटेशन ख़राब हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही लुक्ड लाइक अ शेडी कैरेक्टर फ्रॉम अ डिस्टेंस सो आई प्रेफर टू अवॉइड हिम। मैंने उसको अवॉइड करने का फैसला लिया क्योंकि वो दूर से एक डूबियस, एक शेडी कैरेक्टर लग रहा था। शेडी का जो एंटोनिम है शेडी का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट, जेन्युइन, ठीक है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पर एक ईडीएम है, काफ़ी फेमस ईडीएम है।
इन्होंने यूज़ किया है सो एंड सो डॉलर लग्जरी वॉच दैट कम्स बाय वंस अ ब्लू मून। देखिए काफ़ी बार तो नहीं, खैर मतलब मैंने देखा है कई बार लोग इसको कह देते हैं वंस इन अ ब्लू मूड। ठीक है, तो मूड नहीं है, ये इनकरेक्ट होगा, इसका ब्लू मून होता है। ब्लू मून क्यों? देखिए पहली बात तो इसका अर्थ होता है कोई चीज़ जो बहुत कभी कभार आ रही हो, वेरी रेयरली आती हो। तो कह रहे हैं ऐसी जो इतनी महंगी जो लग्जरी वॉच होती है बहुत ही रेयरली आती है मार्केट में। अच्छा, तो वंस इन अ ब्लू मून क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो जो ब्लू मून होता है ना बहुत ही कम आसमान में आता है, हमारे यहाँ इतना दिखता है नहीं क्योंकि पोल्यूशन इतना है, कुछ भी नहीं दिखता। बट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मतलब स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क वगैरह, वहाँ पर जो आसमान है वहाँ पे कभी कभी महीनों में ब्लू मून दिखता है, नीले रंग का चांद लगता है। तो वो ऑफ कोर्स कुछ सन की रिफ्लेक्शन वगैरह की वजह से होता है, तो वो काफ़ी एक रेयर अकरेंस होती है, तो उसी से आता है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वेरी रेयरली। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। ही ड्राइव्स हिज ओल्ड कार वंस इन अ ब्लू मून जस्ट टू मेक श्योर इट इज़ वर्किंग। यही एक निश्चय करने के लिए कि उसकी गाड़ी चल रही है, वर्किंग कंडीशन में है, तो वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयरली उसको चलाता है। आप ये भी कह सकते हो दो आई ट्रस्ट इन गॉड वेरी मच आई विजिट दैट फेमस टेम्पल ओनली वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, सो सिंपल सा यहाँ पे सेंटेंस है, भगवान में विश्वास रखता हूँ मगर मंदिर कभी कभार जाता हूँ। आई थिंक काफ़ी लोगों पे ये फिट बैठता है। सो याद रखिएगा। अब एक आपके लिए एमसीक्यू है, ईडीएम बेस्ड एमसीक्यू। देखिए पहले यहाँ पर एक डिस्कशन करते हैं इस ईडीएम के बारे में, फिर इस ईडीएम से रिलेटेड आपसे एक एमसीक्यू पूछूंगा। काफ़ी इजी रहेगा डिस्कशन के बाद, तो आई होप आप में से ज़्यादातर लोग अटैम्प्ट तो करेंगे इसको। बाकी सेंटेंस वगैरह मुझे समझ में आता है कि 100 में से एक लोग एक आदमी लिखता है, बट कम से कम यहाँ पर जो है एमसीक्यू का आंसर दे ही सकते हैं आप। तो देखिए फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक का अर्थ होता है कि कोई भी क्रिटिसिज्म हो, पनिशमेंट हो जो आपको मिलने वाली हो, जो आपने एक ख़राब काम कर दिया है उसके जो रेपरकशंस होंगे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसमें जो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, उसको कहते हैं टू फेस द म्यूज़िक। उसको फेस करने को कहते हैं टू फेस द म्यूज़िक। अगर आप अपनी पनिशमेंट, अपने क्रिटिसिज्म को अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ही फ्लड अवे रादर देन फेसिंग द म्यूज़िक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे आपको और क्लियर हो जाएगा। सूनर और लेटर ही विल हैव टू फेस द म्यूज़िक, ही कांट कीप रनिंग अवे ऑल द टाइम। सूनर और लेटर फेस द म्यूज़िक मतलब जो भी उसने काम किए हैं, जो भी उसने कार्य किए हैं, उसका जो उसको क्रिटिसिज्म होगा, जो उसका पनिशमेंट होगा, उसको झेलना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल, हमेशा तो भाग नहीं सकता। आप ये भी कह सकते हो द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज मिस कैलकुलेशंस, ही फ्लड अवे रादर देन फेसिंग द म्यूज़िक। उसकी मिस कैलकुलेशन की वजह से प्रोजेक्ट पूरा फेल हो गया, मगर उसने निर्णय लिया कि मैं भाग जाऊंगा मगर क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट को नहीं झेलूंगा। आई विल नॉट फेस द म्यूज़िक। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यू है, आपको बताना है कि ये यहाँ पे पूरा सेंटेंस है कि बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज़ बाउंड टू फेस द म्यूज़िक। यहाँ पर फेस द म्यूज़िक का अर्थ क्या है? सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको अटैम्प्ट करिएगा, और कुछ करें ना करें, इतने सिंपल एमसीक्यू जो डिस्कशन के बाद होते हैं, प्लीज़ डू अटेम्प्ट देम। देखिए अगला शब्द है फ्लाउंसिंग। फ्लाउंसिंग एक वर्ब है। फ्लाउंसिंग को देखिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि ब्रिटेन मे एंड अप फ्लाउंसिंग आउट ऑफ यूरोप विदाउट एनी डील एट ऑल। अच्छा, देखिए फ्लाउंसिंग का अर्थ होता है आप अगर गुस्से में उठ के बस चले जाते हो कहीं पे, स्टॉर्म आउट कर लेते हो। देखो स्टॉर्म एक तो होता है, जो आपको पता है स्टॉर्म का जो मतलब होता है, ठीक है, तूफान सा। अब स्टॉर्म आउट होता है जब आप गुस्से में बाहर निकलते हो, तो ऐसा लगता है एक स्टॉर्म बाहर निकला है। तो और भी हो सकता है कि आवेश में आकर जाना, मूव इन एन एग्जैचरेटेडली इम्पेशेंट और एंग्री मैनर, बहुत ही गुस्से में कहीं से जाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन और यूरोप के बीच में जो ब्रेक्जिट के बारे में बात हो रही है, तो लग रहा है कि ब्रिटेन गुस्से में आके ना बाहर निकल जाएगा कोई, क्योंकि उसको यूरोप से कोई अच्छी डील लगता नहीं है कि उसको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये एक सेंटेंस है, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट शी स्टूड अप, खड़ी हुई, एंड फ्लाउंस्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग क्विकली। तो बिल्डिंग से कैसे गई? बहुत ही आराम से गई? नहीं, गुस्से में आकर, एंग्रीली, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के बाद यू आर एंग्री, और गुस्से में वो बिल्डिंग से बाहर चली गई। आगे देखिए आपके लिए एक एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू का आपको आंसर जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ईडीएम है ये,
आपको इस ईडीएम का अर्थ बताना है, ऑल एट सी का, ठीक है। और डरिए मत, खैर डरिए मत, डोंट वरी, इसको हम कल की वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे ऑल एट सी को। अभी आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए यहाँ पर। फाइनली देखिए, टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है। या तो आप फेस द म्यूजिक पे सेंटेंस बना लीजिए जो हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, या फिर नेगेट पर सेंटेंस बना लीजिए, या दोनों पे सेंटेंस बना लीजिए। आई वुड रिकमेंड सब पे सेंटेंस बनाइए, बिकॉज इस हफ्ते टेस्ट होगा। जी हाँ, मंथली टेस्ट नहीं होगा। मैंने डिसाइड किया है कि वी विल हैव वीकली टेस्ट, ताकि रिविजन और बढ़िया हो। क्योंकि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको और ज़्यादा रिवाइज करने में आसानी हो, और एग्ज़ाम के टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद हो। क्योंकि लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, 100% जो वर्ड्स हैं किसी को याद नहीं रहने वाले। क्योंकि अगेन, मेमोराइजिंग वोकेबलरी सडनली, क्योंकि एक तो वोकेबलरी सीखने का एक नेचुरल तरीका होता है, हम लोगों ने वो किया नहीं है। हम लोग एक तरीके से वी आर फास्ट ट्रैकिंग द होल प्रोसेस। हम लोग वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल तरीका होता है किताबें पढ़ना, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे आप इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। हम वो उस प्रोसेस से गुजरे नहीं हैं, अच्छे से नहीं गुजरे, कुछ हद तक गुजरे हैं। सो हमें खूब सारे वर्ड्स ऐसे ही याद रखने हैं। सो रिविजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि एग्ज़ाम में जो भी हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उसका हमको फल भी दिखे। और मैं मानता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली ये सीरीज़ फॉलो करते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। काफ़ी आपको वर्ड्स जो हैं और ईडियम्स और फ्रेजेस सब आपको याद रहेंगे, और ओवरऑल इंग्लिश में आपके आराम से 30 to 25% आराम से मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, जो सिलेक्शन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सपोर्ट अस, शेयर दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक प्रोफाइल वगैरह, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल। एंड सेंटेंसेस पे अगर आप खुद, आपका मन नहीं कर रहा सेंटेंस बनाने का, जो बाकी लोग सेंटेंस बना रहे हैं उनको एनकरेज करिए, उनको लाइक दीजिए, उनको बस सपोर्ट करिए। क्योंकि वी हैव अ ट्रमेंडस कम्युनिटी हियर। मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ द पीपल हु राइट द सेंटेंसेस। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत क्रिएटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, एंड इट्स ओनली गोइंग टू ग्रो। और ज़रा बढ़िया लोग हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड सून वी विल हैव अ वेरी बिग कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।